नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। इसके बारे में मैंने स्पेसिफिकली आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड की है, 10 पॉइंट्स विच शोज इंडियाज पॉलिसी एंड पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। वो इंपॉर्टेंट बातें जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की स्पीच में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोली है, उसके बारे में हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की। थोड़ा एक दो रिवीजन मान लेते हैं। तो मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बोला, अफगानिस्तान के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में बोला और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के बारे में बोला। खास बात यहाँ पे ये थी कि जब भी मोदी जी बोल रहे थे, देखिए टारगेट काफी हद तक पाकिस्तान भी था कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर, लेकिन मोदी जी ने एक डिग्निटी को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार इंडिया का नाम ले रहा था, मोर देन डजन टाइम्स, 12 बार से ज्यादा नाम लिया इस इमरान खान ने इंडिया का। तो इससे पता चलता है कि कितने मैच्योर है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दोनों लीडर के। उसके बाद ये टी स्टॉल वाली बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि मोदी जी ने बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि चाय बेचने वाला लड़का आज की डेट में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब प्रेसिडेंट था इंडिया, उस समय पे भी इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के इशू को उठाया था और यहाँ पे फिर से उस इशू को उठाया गया है। फिर स्नेहा दुबे के जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो देखिए रिवर्बरेट हो ही रहे हैं, आपके लिए इंस्पायरिंग चीज है। कल की डेट में आप आईएफएस बनते हैं तो हो सकता है कि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठे हो। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद इंडिया ने ये भी बोला कि भाई हम कमिटेड हैं कि हम रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक 450 गीगावाट की बनाएंगे। फिर बिल्डिंग रिलायंस थ्रू होप to recover from COVID-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of people and revitalize the United Nations। ये इस बार की थीम है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिबेट की ये थीम है। इस थीम को भी अगर हो सके तो एक दो बार पढ़ लीजिए, हल्की फुल्की दिमाग में रहे, अगर किसी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाती है तो। ठीक है भाई, तो इसके बारे में एक्चुअली में बात कर चुके हैं तो बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। चाहे तो ये वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट टू बी अमेंडेड सून। देखिए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि सेंटर जल्दी ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि देखिए बहुत सारे स्टेट क्या बोल रहे हैं कि भाई जो सिंगल स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें केंद्र की सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दी है। तो यहां पे अमित शाह जी ने बोला है कि देखिए अगर हम लीगल एंगल पे आए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लीगल एंगल पे, तो केंद्र की सरकार अपने नियम कानून दिखा के ओवरऑल ये बोल सकती है कि हाँ भाई कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट केंद्र की सरकार कर सकती है। लेकिन हम लीगल एंगल नहीं दिखाना चाहते, हम ओवरऑल कोऑपरेटिव्स के सब्जेक्ट पे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन हो किसी भी एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बात यहाँ पे शाह साहब ने बोली है। फिर उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले लॉज है ना, उसमें भी रिसेंटली कुछ चेंज लाए जाएंगे। जी हाँ, अलग अलग स्टेट्स में जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस काम करती हैं, इनको अलग अलग नियम कानून रेगुलेट करते हैं। तो उन नियम कानूनों में अमेंड किया जाएगा। हालांकि इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को राज्य की सरकार के भी नियम कानून रेगुलेट करते हैं। तो केंद्र की सरकार वाले नियम कानूनों को अमेंड किया जाएगा और फिर राज्य की सरकारों को एक एडवाइजरी भेजी जाएगी और राज्य की सरकारों को अकॉर्डिंगली अपने लोकल नियम कानून केंद्र की सरकार के कानून के हिसाब से अमेंड करने पड़ेंगे। कोऑपरेटिव्स एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव्स कैश रिच होते हैं। अगर आप देखो तो नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसकी सरकारें हैं बहुत से स्टेट्स में, और वहां पे जो स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो काफी ताकतवर हैं, काफी पैसे वाली हैं। बहुत सारे स्टेट्स में तो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स बहुत हद तक कोऑपरेटिव्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो कोऑपरेटिव्स का मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, और ये मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि इससे पॉलिटिकल मोटिव कम और लोगों की भलाई ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिवाली के समय पे 1000 रुपए की जरूरत है, तो वो कहां जाएगा? बैंक के पास वो नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक कोई भी पैसा देने से पहले डॉक्यूमेंट मांगता है। तो केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कंपैशन के बेसिस पे इन लोगों को पैसा दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे किस प्रकार से ये पैसों की लेंडिंग करते हैं, कैसे ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं, इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। और यहाँ पे केंद्र सरकार का भी से होना चाहिए। किस हद तक होना चाहिए? ये जब नए नियम कानून केंद्र की सरकार के द्वारा लाए जाएंगे
तब हम देखेंगे। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 5 सालों में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम 65,000 टू 3 लाख। अभी के लिए पूरे देश में 65,000 PSES हैं, इनको 3 लाख किया जाएगा। लगभग 91% ऑफ द इंडियन विलेजेस में कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं इन वन फॉर्म और द अदर। देश में 8.55 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स हैं, 8.5 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, 7 लाख नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और 17 नेशनल कोऑपरेटिव्स हैं अक्रॉस इंडिया। ILO के हिसाब से देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो कोऑपरेटिव एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जिसने वॉलंटरली एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स और एस्पिरेशंस को मीट करने की कोशिश की है। तो बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि पहले अलग अलग सेक्लूडेड काम करते थे, अब उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप के अंदर अपने अपने काम को बांट लिया और ये लोग कलेक्टिव गुड में काम करते हैं, कलेक्टिव प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ओके, कोऑपरेटिव खुद प्रॉफिट नहीं कमाता है लेकिन ओवरऑल अपने मेंबर्स के वेलफेयर के बारे में काफी कुछ सोचता है। एक डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज है, लेकिन अब इनको काफी हद तक पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसने पार्ट 9 भी जोड़ा था 9A के बाद। पार्ट 9A में है म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में है आपकी कोऑपरेटिव्स की वर्किंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंस इसका ये से हो गया। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी एक शब्द जोड़ा गया था कोऑपरेटिव्स नाम का। तो इससे क्या हुआ कि कोऑपरेटिव फॉर्मेशन को इंडिया के संविधान के हिसाब से एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो अब कोई भी इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकता है, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 43B के अंदर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा ओवर साइक्लोन गुलाब। देखिए भैया, ओडिशा गवर्नमेंट में फिर से एक अलर्ट आ गया है, साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम है गुलाब। ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच से ये साइक्लोन निकलेगा, इसका नाम होगा गुलाब। इसकी स्पीड होगी 75 to 85 किलोमीटर पर आवर। ओके, वैसे तो इस स्पीड पे ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, लेकिन लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन आ सकती हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा श्रीकाकुलम को, विजयनगरम को, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स को। ओके, और गंजम और गजपति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा को। ओके, इसको नाम दिया है गुलाब किसने? पाकिस्तान में। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स के नाम के लिए क्या होता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम्स को अपने पास मेंटेन करता है। तो इंडिया हो गया, आपका म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं वो ओवरऑल अपने आसपास के रीजनल इलाकों में जो भी साइक्लोन्स आती हैं उनके नाम को रिकमेंड करती रहती हैं और रोटेशन के हिसाब से यहाँ पे नाम दिए जाते हैं। इसी पर्टिकुलर इलाके में उड़ीसा के 2018 में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन तितली। ओके, और इसके साइक्लोन तितली काफी खतरनाक था, इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन तितली में बहुत भयंकर फ्लडिंग हुई थी, लैंडस्लाइड्स हुई थी, काफी सारे लोगों की मौत हो गई थी। गंजम, गजपति, कोरापुत, वल्कानगिरी, नबरंगपुर, रयागड़ा, कंधमल ये इलाके अफेक्ट हुए थे किस समय पे? आपके मतलब इस बार कह सकते हैं कि गुलाब में ये इलाके थोड़े हाई अलर्ट पे। साइक्लोन तितली के समय पे इससे ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन आया था। इस साल की अगर बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ये एक दूसरा बड़ा साइक्लोन है। इससे पहले एक सीवियर, वेरी सीवियर इनफैक्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म यास ने हिट किया था बालासोर के पास ओडिशा में 26 मई को, और अब ये दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये उतना सीवियर ना हो, हालांकि अभी के लिए गुलाब उतना सीवियर नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, ओवरऑल साइक्लोन के प्रेडिक्शन को लेकर और इसकी नेमिंग को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करता है और हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर है। ओके, अच्छा, generally the name list is proposed by National Meteorological and Hydrological Service of the WMO members of a specific region and approved by the respective tropical cyclone regional bodies at their annual or biannual sessions। तो होता यह है कि हर WMO मेंबर के अंदर एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज बॉडी होती है, वो नाम प्रपोज करती है। ये नाम WMO मेंबर्स के सामने जाते हैं और WMO मेंबर्स की जब एनुअल और बाई एनुअल सेशंस होते हैं तो वहां पे इन नामों के ऊपर चर्चा होती है और अगर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो नामों को अप्रूवल दे दिया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं
जो कि एडवाइजरी इशू करते हैं साइक्लोन की, और साथ साथ साइक्लोन को नाम भी देते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। साइक्लोन्स क्या है? अगर आपने मेरी एनसीईआरटी 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, साइक्लोन्स आपको रट गए होंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पे 5 मिनट में साइक्लोन समझाना इम्पॉसिबल है। हाँ, साइक्लोन का क्लासिफिकेशन जरूर याद रखो, विंड स्पीड के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 31 किलोमीटर पर आवर से कम है स्पीड तो लो प्रेशर एरिया वाला साइक्लोन है। 31 से 49 डिप्रेशन, 50 से 61 डीप डिप्रेशन, 62 से 88 साइक्लोनिक स्टॉर्म, 89 से 118 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 119 से 221 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 222 से ऊपर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है। नॉट और किलोमीटर पर आवर में क्या फर्क है? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 0.54 नॉट अप्रोक्सीमेटली। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना में न्यूज आपको काम आएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं एक्चुअली में भूल गया यहाँ पे अपने मेंबर्स का स्वागत करना, तो मेंबर्स का स्वागत मैं कल की वीडियो में करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना आगे मत जाना। फिर आगे बात करते हैं, IGNCA टू स्टार्ट कल्चरल मैपिंग इन 75 विलेजेस सून। देखिए, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 2017 में, लेकिन तब से कुछ खासा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो अब ओवरऑल इस पूरे के पूरे मिशन को हैंडओवर कर दिया गया है IGNCA को, यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को, और अब ये ट्रायल रन करवाएगा 75 विलेजेस में अक्टूबर में। 2017 में जब नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग अप्रूव किया गया था तो कल्चर मिनिस्ट्री ने 469 करोड़ का बजट इसको दिया था 2017-18 से लेकर 2019-20 के लिए। लेकिन अब तक प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर मिशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा में एक क्वेश्चन का जवाब देते वक्त 19 जुलाई को कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने बोला कि भाई इस नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। किस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस? तो इंडिया में कितने आर्टिस्ट हैं, इंडिया में कितने आर्ट फॉर्म्स हैं, ओवरऑल और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आर्ट और आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, इसका पूरा का पूरा एक डाटाबेस बनाया जाएगा इंडिया के अंदर, और इसी के लिए नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग चलाया गया था। अब तक अगर आप देखो तो 14.53 लाख आर्टिस्ट और आर्टिसंस ने अपने आप को रजिस्टर किया है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के पोर्टल पे। ये रजिस्ट्रेशन स्टेट्स के थ्रू आए हैं, यूनियन टेरिटरीज के थ्रू आए हैं। अभी तक कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया गया इन आर्टिस्ट को, बट कम से कम इनको मैप ही पूरी तरीके से कर लिया जाए तो वही बड़ी बात है। लेकिन ये मैपिंग की एक्सरसाइज भी धीमे चल रही है, इसीलिए ओवरऑल इस पूरे के पूरे काम को IGNCA को दे दिया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दे दिया गया है। IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी सच्चिदानंद जोशी ने यह समझाया, बताया है। अब यहां पे क्या करेगा IGNCA कुछ वॉलंटियर्स उठाएगा, नेहरू युवा केंद्र संगठन से वॉलंटियर्स उठाएगा, नेशनल सर्विस स्कीम से वॉलंटियर्स उठाएगा, स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल वर्क को उठाएगा। अलग अलग विलेजेस में ये लोग जाएंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे आर्ट फॉर्म से रिलेटेड और हेरिटेज से रिलेटेड। हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक विलेज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। चूंकि ये 75वां साल है हमारी इंडिपेंडेंस का, तो इन 75 विलेजेसों में एक प्रायोरिटी बेसिस पे आप कह सकते हो 89 करोड़ रुपए के खर्चे पे नेशनल आर्ट फॉर्म्स और आर्टिसंस को मैप किया जाएगा। 2021-22 के एंड तक 5000 विलेजेस को मैप करने का प्लान है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की बात की जाए तो नई दिल्ली में ये बेस्ड है। इट इज अ प्रीमियर गवर्नमेंट फंडेड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 19 नवंबर 1985 को इस इंस्टीट्यूट को श्री राजीव गांधी जी ने बनाया गया था, और आप कह सकते हो 24 मार्च 1987 से ये रजिस्टर्ड है और काम कर रहा है। बनाया कब गया था, लॉन्च कब किया गया था? 19 नवंबर 1985 को, उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा। किसके नाम पे? इंदिरा गांधी जी के नाम पे। काम क्या है? तो वही बोल बच्चन टाइप के काम है, टू सर्व एज अ मेजर resource center for arts, especially written, oral, visual source, to undertake research and publication program of reference works, glossaries, dictionaries, and encyclopedia, to provide a forum for creative and critical dialogue through performances, exhibitions, multimedia production conferences, to promote a network with national and international students, to conduct related research in arts, humanities and culture। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि सर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को बोल बच्चन क्यों बोल रहे हो? बोल बच्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इन एसेंस इन ऑब्जेक्टिव्स को इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आर्ट फॉर्म्स को, अपने आर्टिसंस को प्रिजर्व करें, उनको सपोर्ट दें, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे ये हो नहीं पाता है। आप देखिए, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग ये 2017 से शुरू हुआ है और अब तक इस पे ज्यादा खासा काम नहीं हुआ है। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स प्रोएक्टिव बेसिस पे इस काम को टेकअप करेगा। ओके,
तो आईजीएनसीए के बारे में आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई परमिट्स ट्रांसफर ऑफ फ्रॉड लोन्स टू एआरसी। भाई देखिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी न्यूज में है, और कुछ दिन पहले मैंने आपको एनएआरसीएल के बारे में समझाया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में समझाया है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, भारत का पहला बैड बैंक, ये बड़े टर्म्स पे खराब लोन्स को अपनी बैलेंस शीट पे लेगा, और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ओन्ड हो, वो प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती है। हालांकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी छोटे बैड लोन्स को अपनी बैलेंस शीट पे लेती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जितने भी लोन एक्सपोजर्स हैं जो कि एनपीए हो चुके हैं या फ्रॉड हो चुके हैं, उनको आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉरवर्ड कर सकते हो। देखा जाए तो बैंक्स फ्रॉड रिपोर्ट कर रहे हैं 3.95 लाख करोड़ का बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2021। तो अब यहां पे इन एनपीएस को और जो भी फ्रॉड्स हैं, इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा। काम करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, अब ये 100 करोड़ रुपए वापस नहीं आ रहा है, तो ये बैंक का एनपीए हो गया। और अगर कंपनी बिल्कुल ही डिफेक्ट हो गई, जो भी पर्टिकुलर पर्सन था वो लोन लेके भाग गया, तो उसको फ्रॉड भी बोला जा सकता है। तो ऐसे केसेस में बैंक किसी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कांटेक्ट करेगा और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से बोलेगा कि भाई 100 करोड़ का लोन आप ले लो। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलेगी तुमने जो 100 करोड़ का लोन ट्रांसफर किया था, इसके अगेंस्ट तुमने क्या क्या गिरवी रखवाया था, क्या क्या एसेट्स हैं। तो बैंक बताएगा कि देखिए, इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर एबीसी ने हमसे ये लोन लिया और हमारे पास गिरवी रखवाई अपनी ये जमीन, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी यहाँ पे फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो इस 100 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं जो कि पहले बैंक के पास होंगे, वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो क्या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरे के पूरे 100 करोड़ बैंक को लौटा देगी? नहीं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक को एक कोर्ट देगी, बैंक को बोलेगी कि देखो भाई, तुम्हारा लोन 100 करोड़ का है, हम तुमको 70 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और ये 70 करोड़ भी पूरा पूरा कैश में नहीं दिया जाएगा, ये कैश प्लस इक्विटी के फॉर्म में दिया जाएगा, या कह लीजिए सिक्योरिटीज के फॉर्म में दिया जाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये 100 करोड़ के लोन को अपनी बैलेंस शीट पे लेगा, फिर इस 100 करोड़ के अगेंस्ट जो बिजनेस था, उस बिजनेस के लिए खरीदार ढूंढेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर उसके एसेट्स को डाइल्यूट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। और इन सबको एसेस करने के बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस 100 करोड़ के अंदर कितना पैसा बैंकों को मिलेगा उसकी कोटेशन देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने 100 करोड़ लोन पे उधार घुमाया था, 100 करोड़ रुपया पूरा का पूरा वापस नहीं मिलने वाला है बैंक को, क्योंकि वो धंधा चला नहीं है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 100 करोड़ से थोड़ा कम देता है, ठीक है, 70 करोड़ देगा, 80 करोड़ देगा। और उसके बाद इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरी डील का 1.5 से 2% एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने पास प्रॉफिट भी खाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहां पे दान धर्म में काम नहीं कर रहा है। ओवरऑल जितना भी लोन है, उस लोन का जितना भी अमाउंट वापस किया जा सकता है उसकी कोटेशन देगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मान लो बैंक अपना लोन ट्रांसफर कर देता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो 1.5 से 2% ऑफ द एसेट एनुअली ये बैंक पे करेगा एज एसेट मैनेजमेंट फीस टू दैट पर्टिकुलर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से काम करता है कि बैंक का लोन था 100 करोड़ का, बैंक गया एआरसी के पास, एआरसी ने पूरी थीसिस करी, एआरसी ने बोला कि हम 100 करोड़ नहीं 70 करोड़ या 80 करोड़ जितना भी है उतना दे पाएंगे आपको। बैंक ने बोला ठीक है भाई। बैंक ने जितने भी एसेट्स थे उस पर्टिकुलर कंपनी के वो एआरसी को ट्रांसफर कर दिए। एआरसी मार्केट में घूमा, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स घूमे, उस पर्टिकुलर एसेट को लिक्विडेट करने की कोशिश की। इन द मीन टाइम जो 70 करोड़ रुपए एआरसी को बैंक को देने थे, उसमें से कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में बैंक को दे दिया गया और बाकी सिक्योरिटीज के फॉर्म में दे दिया गया। ये सिक्योरिटीज तब रिडीमेबल होंगी जब एआरसी इस पर्टिकुलर एसेट को फिर से या तो इसको रिवाइव कर देगा, उसको फिर से कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, या पूरा का पूरा बेच देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। इसमें एक अच्छी चीज यह है कि बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी खाली हो जाती है, क्योंकि क्या है कि आपको पता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नाम की एक चीज होती है जो कि बैंकों को मेंटेन करनी पड़ती है। बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2 नॉर्म्स, बेसल 3 नॉर्म्स आपको मैंने रमेश सिंह में बताए हैं। तो इन नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए जितना ज्यादा एनपीए होगा बैंक की बैलेंस शीट पे, उतना ही बैंकों को प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये 100 करोड़ रुपए का बैड लोन अगर बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटा सके तो इससे बैंकों को काफी फायदा होता है। अच्छा, एक और बात है, अगर बैंक अपना गलत लोन, एनपीए या फ्रॉड ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो अगर बैंक में मान लो कोई करप्ट ऑफिसर रहा हो जिसने फर्जी में लोन घुमा दिया हो आगे किसी गड़बड़ कंपनी को, तो अभी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब ओवरऑल
इस एसेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होगी। अगर वहां पे कोई रॉन्ग डूइंग नजर आई किसी बैंक के एम्प्लॉय की, तो उस बैंक के एम्प्लॉय के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। तो डेफिनेटली बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो रही है, लेकिन बैंकों के अंदर गलत तरीके से लोन घुमाने वालों को, करप्शन के थ्रू काम करने वालों को सजा इस पूरे प्रोसेस के अंदर दी जा सकती है। तो ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एक सरकारी कंपनी भी हो सकती है। ये उधार को अपनी बैलेंस शीट पे लेती है और फिर उस पर्टिकुलर एसेट को रिवाइव करने की कोशिश करती है। इसको रजिस्टर किया जाता है अंडर आरबीआई और रेगुलेट किया जाता है थ्रू द सारफाइजी एक्ट 2002। सारफाइजी का फुल फॉर्म आपको पता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा आपका सीन है। एक छोटा सा आप कह सकते हो फ्लो चार्ट है, आप चाहो तो इस फ्लो चार्ट को अपने नोट्स में बना सकते हो और उसके बेसिस पे आप किसी यूपीएससी टाइप के मेंस एग्जाम में अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इस प्रकार का फ्लो चार्ट बना के अपने नंबर थोड़े बढ़वा सकते हो। ये फ्लो चार्ट्स आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल जब आप एग्जाम लिख रहे होगे उस समय सोच के फ्लो चार्ट बनाने का समय आपके पास नहीं होगा। जीएस पेपर 3 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, केवीआईसी सेट्स अप ओडिशा फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ओडिशा का पहला तसार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर खोला है चौद्वार कटक डिस्ट्रिक्ट में। ये जो सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर है, ये क्या इंश्योर करेगा कि भाई ओडिशा में लोकल लेवल पे तसार सिल्क यार्न अवेलेबल हो। मैं आपको बता दूं कि ओडिशा का तसार जो सिल्क यार्न है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेराइटीज ऑफ सिल्क। इनफैक्ट तसार सिल्क खुद एक फाइनर वेराइटी ऑफ सिल्क होता है, ओके, क्योंकि इसकी कोर्सनेस होती है, पोरस वीव होती है और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ओडिशा अपने एक्सक्लूसिव सिल्क के लिए माना जाता है। और इसमें जो मेन वैरायटी है वो तसार वैरायटी। ओडिशा में, ऑस्ट्रेलिया आ गया मुंह पे, ओडिशा में ये जो तसार सिल्क इंडस्ट्री है, ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है हजारों की तादाद में ट्राइबल लोगों को, पर्टिकुलरली वुमेन को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओडिशा में सिल्क तो पैदा किया जाता है, लेकिन जो सिल्क का रॉ मटेरियल है वो आता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, कर्नाटका से। तो ये जो सिल्क का रॉ मटेरियल है, सिल्क यार्न, इसको पाने के लिए एक प्रोडक्शन सेंटर लोकल लेवल पे कटक डिस्ट्रिक्ट में खोला गया ओडिशा में। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब ओडिशा को इस सिल्क के रॉ मटेरियल के लिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका पे थोड़ा कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, ओडिशा में जितना भी खादी फैब्रिक प्रोड्यूस होता है उसमें से 75% आपका सिल्क है। गॉट इट। इस सिल्क प्रोडक्शन सेंटर में 50 आर्टिसंस को नौकरियां मिलेंगी, जिसमें से 34 वुमेन होंगी। 300 ट्राइबल फार्मर जो कि कुकून फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनको काम मिलेगा। 75 लाख की कॉस्ट पे ये सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर बनाया गया है। 200 किलो सिल्क ये सालाना बनाएगा, 94 लाख जिसकी वैल्यू होगी। अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क यार्न की बात की जाए तो देखिए, सिल्क यार्न की जो टेक्नोलॉजी है, सिल्क बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये इवॉल्व हुई है चाइना से। इसमें सिल्क वॉर्म का प्रयोग होता है। मलबरी लीव्स के ऊपर इन सिल्क वॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है। 30 दिन तक ये सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं और बिल्कुल फूल जाते हैं, चौक जितने मोटे हो जाते हैं। और ये जो मलबरी लीव्स है, ये एक सेमी लिक्विड प्रोटीन फिब्रियन में बदल जाती है। फिर वे सिल्क वॉर्म का जो कुकून है वो स्पिन होना शुरू होता है और स्पिन होने के साथ साथ उसके ऊपर एक लेयर सी जमती चली जाती है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 7th की साइंस की जो चैप्टर 3 वाली वीडियो है, फाइबर टू फैब्रिक, इसमें पर्टिकुलर तरीके से जो पूरा का पूरा सिल्क बनने का प्रोसेस है आपका सिल्क वॉर्म से, ही मैंने समझा रखा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज, सॉरी पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, इंडिया यूएस फाइंड अलाइनमेंट ऑन इंडो पैसिफिक काउंटरिंग टेरर। देखिए, बायलैटरल डिस्कशंस हुए थे मोदी जी में और जो बाइडेन में, और इसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि कोऑपरेशन की बात करता है रीजनल ग्रुपिंग्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, क्लाइमेट में। ये स्टेटमेंट ने बोला कि भाई टेररिस्ट प्रॉक्सीज को इस्तेमाल नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, टेररिस्ट प्रॉक्सीज को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। ये जो टाइटल है डॉक्यूमेंट का, इसका टाइटल है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड। ओके, इस स्टेटमेंट में दोनों कंट्रीज ने बोला है कि दे विल वर्क विद रीजनल ग्रुप्स लाइक एशियान एंड विद क्वाड, एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को मेंटेन करेंगे, एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप लेके आएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे की जा रही है कि इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम को शुरू किया जाएगा। ओके, सीईओ फोरम और कॉमर्शियल डायलॉग। देखिए क्या होता है कि इंडिया और यूएस के बीच में
एक सीईओ फोरम होती थी। इसको क्रिएट किया गया था जुलाई 2005 में, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है नवंबर 2009 में। तो ये यूएस इंडिया सीईओ फोरम अक्सर कर होती रहती है। इस पर्टिकुलर सीईओ फोरम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज होती है ना, उनके सीईओ आपने सामने बैठते हैं और बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं। तो इन फोरम्स की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे उठाया गया। फिर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ओके, इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम को और प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करके उस पर बातचीत करके चीजों को सुधारने की बात यहाँ पे की गई है। तो कुल मिला के जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यहाँ पे इंडिया यूएस वही सारी बातें रिपीट कर रहे हैं जो वो हमेशा से रिपीट करते आए हैं। बस याद रखिएगा कि इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो है भाई अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड। इस प्रकार के टाइटल्स कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता। देखिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनाउंसमेंट यहाँ पे यूएस इंडिया की बातचीत में नहीं हुआ है, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो पुराने अनाउंसमेंट थे उन्हीं को बार बार रीइटरेट कर दिया गया। ओके, फिर यहाँ पे और क्या क्या बोला गया है? यही बोला गया है भाई कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो बोल रहे हैं कि इन यूएस का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड प्रोग्राम है, जो जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था ना, जिसके चलते इंडिया को मदद मिली हुई थी, इंडिया का जो सामान जाता था यूएस के अंदर, उसके ऊपर बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के समय पे इंडिया को उस लिस्ट से हटा दिया गया था, जीएसपी प्रेफरेंसेस हमें मिलने बंद हो गए थे। तो अब शायद ऐसा है कि फिर से शुरू कर दिए जाए, ऐसा बोला गया है हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा। उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस में एक मूवमेंट चलाया था, एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाया है कि स्पेसिफिकली डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स वेवर है ये मिलना चाहिए किसको, कोविड-19 वैक्सीन और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज को। तो यूएस ने बोला हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन वाले ही प्रोग्राम को सपोर्ट करने को बोला यूएस ने, एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी को नहीं बोला है। और कब सपोर्ट करोगे भाई, जब पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब करोगे। हालांकि आगे आने वाले समय में नए म्यूटेंट्स के लिए नई वैक्सीन बनेगी, अगर इस प्रकार का प्रोग्राम अब भी साइन हो जाता है तो भी वो काफी काम का ही होगा। फिर यूएस ने बोला है कि भाई 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है इंडिया का 2030 तक, इसको मीट करने में इंडिया मदद करेगा। स्किल्ड प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस ट्रेवलर्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम इंडिया टू यूएसए एंड फ्रॉम यूएस टू इंडिया, ये तेज हो जाएगी। ज्वाइंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोनों कंट्रीज, दोनों एक दूसरे के मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं। किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन डील की बात यहाँ पे नहीं हुई है, हाँ ज्वाइंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे जरूर हुई है। फिर एक दूसरे के साथ टेरर को लेके लड़ना, मतलब कोऑपरेट करना ताकि टेरर नेटवर्क्स इनके यहाँ पे प्रोलिफरेट ना कर पाए। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 था, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के अंदर मूव करवाया गया था, ओवरऑल इसके बेसिक्स को मानते हुए अफगानिस्तान की टेरिटरी को टेरर के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इस बात को इंश्योर करना। म्यांमार में जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज बंद हैं उनको फ्री करवा के जल्दी से जल्दी म्यांमार को डेमोक्रेसी की तरफ लेके आना, इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली गई। जीएस पेपर 2 आईआर और बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो कर दीजिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है।